Hello my dear students. So students, today we will discuss the thermal effect of electric current. मीन्स ये हुआ कि अपने पास इलेक्ट्रिसिटी से थर्मल इफेक्ट डेवलप होता है. तो थर्मल इफेक्ट क्या है? Obviously you have studied about this in the 8th class. In the 8th class, yes. What? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बिल्कुल आपने ये पढ़ा हुआ है. ठीक है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो कॉल्ड द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वही चीज है सेम. भाई कोई वायर है, इस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होगी. ठीक है. तो आपको पता होगा ड्यू टू द रेजिस्टेंस. ठीक है. एक्चुअल में प्रोसेस क्या होगी मैं भी डिटेल से बताऊंगा, चिंता मत करो. ठीक है. तो आपको ये पता है कि जैसे करंट पास होती है तो वायर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है. पता है ना चीज. ठीक है. When the electric current passes through the conductor, then the conductor becomes hot. Okay students, this is the thermal effect of electric current. इसी को कहा था अपन ने, कहा था कि नहीं बोलो. ठीक है. तो अगर एक्चुअल में अपन बात करें कि होता क्यों है वो, तो ध्यान से उसको समझे आप. सपोज अपने पास दिस इज द कंडक्टर, ये अपना कोई वायर है. ओके. ठीक है. एंड दिस इज द, ये वायर है, इसको जूम कर लिया अपन ने. ठीक है. ठीक है. वही सेम थिंग. दिस इज द बैटरी. ओके. दिस इज नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव. ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल, भाई अपन जानते हैं दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है. पोटेंशियल डिफरेंस द बैटरी इज V. Okay students, due to the potential difference, this is the higher potential, this is the lower potential. Okay, so the charges move from positive to negative and the electron moves from negative to positive. ये चीज आपको पता होगी भाई, बहुत बार बता दी मैंने. ठीक है. तो ये होता क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन, बैटरी में कोई इलेक्ट्रॉन भरे हैं क्या? नहीं. अरे भाई बैटरी में कोई इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं क्या? नहीं. बैटरी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. बैटरी में तो ओनली डिफरेंट पोटेंशियल है बस, और कुछ भी नहीं है. समझ आ रही बात. एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होते कहां से डेवलप, वो ये वायर से डेवलप होते हैं. वायर के अंदर ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं. बिकॉज वायर इज फॉर्म्ड बाय द मेटल. किससे बना हुआ है, ये मेटल से बना हुआ है. ठीक है. और मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. पता है आपको. ठीक है. जैसे अपना कोई भी मेटल है, ठीक है, आपको पता हो, जैसे सोडियम की बात कर ले. सोडियम, वैसे सोडियम ये कॉपर है. ठीक है. सोडियम एग्जाम्पल ले लेते, मैग्नीशियम ले लो. चलो ठीक है. दिस इज द मैग्नीशियम का अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से इसमें फील्ड होता है अपन जानते हैं. दिस इज द न्यूक्लियस. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट शेल. ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. नाउ दिस इज द सेकंड शेल. 1 3 4 5 6 7 8. ओके. 9 और ये 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 हो गए क्या? ओके. ठीक है. नेक्स्ट शेल पे आ जाओ. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स. बोलो होंगे कि नहीं होंगे? तो देखो आउटर मोस्ट शेल में ये क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास फ्री नहीं है. बोलो है क्या? बिल्कुल. दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब जैसे ही अपन यहाँ पे बैटरी लगाते हैं तो होता क्या है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्साइटेड. ओके. दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कहा अपन ने, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्साइटेड. और जैसे ही एक्साइट होते हैं दे स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस. समझ गई ये बात. तो इस वायर के अंदर ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा. कहां से मूव करने लग जाएगा, पॉजिटिव की तरफ. यहाँ पे अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन है, कहां से मूव करने लग जाएगा, यहाँ से. समझ गए. तो इलेक्ट्रॉन किस में होता है, कंडक्टर में होता है. ओके. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम दिस कंडक्टर. सही बात है. ठीक है. वैसे तो पूरी प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक होती है, बट अभी अपन जूम करके भी यहाँ पे समझ रहे हैं. ओके. वी नो दैट दिस इज द मेटल. ओके. एंड दीज हैव द पार्टिकल्स. सही बात है. यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स है. आपको पता होगा, अभी पहले भी बता रखा है मैंने. अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. क्या मूव कर रहे हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन. समझ आ रही है बात. दीज आर इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. ओके. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड टू द पार्टिकल्स, दीज मॉलिक्यूल्स. समझ आ रही है. द इलेक्ट्रॉन्स, यहां से अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज. समझ आ रही है बात, समझ आ रही है भाई. पॉजिटिव चार्ज, वैसे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मेन चीज यही है. ओके. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे ये मूव करेंगे इट विल पास थ्रू दिस कंडक्टर. ओके. एंड
इट विल कोलाइड विद दिस मॉलिक्यूल्स, इनसे क्या करेंगे बताओ, कोलाइड होंगे। कोलाइड का मतलब समझते हो, अरे भी समझते हो, भिड़ना, आपस में भिड़ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आपस में भिड़ते हैं तो क्या डेवलप होती है, हीट। पता है आपको, भाई जो करो हीट डेवलप हो गई, समझ आ रही है बात। इसका मतलब यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगी, हीट डेवलप हो जाएगी। मतलब अपना वायर क्या हो चुका है, गर्म हो गया। किसके कारण, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वायर गर्म हो क्यों रहा है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए अपन बोलते हैं कि भाई जैसे इसके बीच में मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उससे दो काम होते हैं। पहला तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, समझ गए, रेजिस्टेंस पे अपन यही पढ़ा था। भाई रेजिस्टेंस को ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कौन, कंडक्टर। समझ आ रही बात। या फिर ये कह सकते हैं कि कंडक्टर में ही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो क्या करता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी का अपन दूसरा टर्म क्या बोल सकते हैं, हीट। ठीक है, ड्यू टू द कोलिजन द हीट इज आल्सो प्रोड्यूस। समझ आ गई बात। ठीक है, तो यही अपना क्या था, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए अपने डिवाइस क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं। टीवी चलता है, आपने देखना कभी हाथ लगा के, गर्म हो जाता है। आपका फैन गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है कि नहीं होता। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या होते हैं, हॉट हो जाते हैं ड्यू टू द रेजिस्टेंस, या वी कैन से ड्यू टू द कोलिजन। समझ गए क्या बात को, अरे भाई समझ गए, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनो, अगर अपने पास कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और हीटिंग भी इंक्रीज होगी। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। अब ये अपन रिलेशन भी निकालने वाले हैं इसका। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, अच्छे से आ गया। आगे देखो, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूँ तो आपने पढ़ी है भाई, तो मैं लिखूंगा नहीं, आपको डायरेक्ट लिखनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे आप। क्या कहा मैंने, व्हेन द करंट passes, when the current passes through the conductor, then due to the flow of electron, क्या कहा मैंने, due to the flow of electron, these electrons collide with the molecules। क्या कहा, these electrons collide with the molecules। okay, due to this collision the heating is produced in the conductor। क्या कहा मैंने, due to this collision heating is produced in the conductor। okay, this is called thermal effect of electric current। बोलो समझ आ गई बात। ठीक है, तो उसको आप नोट करनी है आपको। ठीक है, प्रॉपर्ली डेफिनेशन आपको बनानी है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेट पूछी जाती है। क्या कहा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे, due to the flow of due to the flow of current through the conductor, okay, the electrons move, okay, the electrons move and collide with the molecules of the conductor, the particles of the conductor। okay, due to this collision the heating is produced, या wire becomes hot। okay, so this is called thermal effect of electric current। बोलो समझ गए होंगे अब ये बात आप, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आए, फाइंड द हीट प्रोड्यूस इन द वायर, क्या फाइंड द हीट प्रोड्यूस, क्या क्वेश्चन बने, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड हीट। अच्छा एक चीज और, इससे पहले एक चीज और समझ लो कि भाई अपने पास हीटिंग इफेक्ट किन किन डिवाइसेस में होता है, बहुत सारे डिवाइस, किन किन डिवाइस में यूज होता है। या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द थर्मल इफेक्ट, इसकी एप्लीकेशन क्या है। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक आयरन है, वो एक एप्लीकेशन है, क्यों, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट को अपन यूज करते हैं उसमें। भाई प्रेस करने के काम में आता है, आयरन करने के काम में आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, ऐसे आपका आता है इलेक्ट्रिक टोस्टर, आता है टोस्टर, भाई टोस्टर टोस्ट बनाने के लिए काम में आता है कि नहीं आता। ठीक है, ऐसे अपने पास क्या आता है बताओ, इलेक्ट्रिक हीटर, ओके, इलेक्ट्रिक ओवन, समझ आ रही है, माइक्रोवेव ओवन जिसको अपन बोलते हैं, सब में क्या काम में आ रहा है, थर्मल इफेक्ट ही तो काम में आ रहा है, समझ गए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है, आपको पता भी होना चाहिए भाई किन किन में यूज हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन, बहुत सारी चीजें। ठीक है, नोट कर लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुनो, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर। भाई अपन कैसे हीटिंग फाइंड आउट करें वायर के अंदर, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर अपन कैसे सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकली, या फिर अपन बोल सकते डेरिवेटिव आंसर इसका देंगे अपन। भाई अपन अगर बात करें हीट का रिलेशन किसके साथ होगा, वर्क डन। सही बात है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं और इसके साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वर्क डन तो कर रहे हैं, भाई भिड़ रहे हैं, इनसे वर्क डन हो रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या निकालने वाले हैं, वर्क डन। समझ में आ गई बात? अरे भाई समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए क्या कि जो वर्क डन है वो होता क्या है। स्टार्टिंग में याद होगा आपने पोटेंशियल निकाला था, अपने पोटेंशियल क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद है क्या ये चीज आपको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहीं से अपन वर्क डन फाइंड आउट करने वाले हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वी क्यू। कोई दिक्कत? दिस इज द चार्ज, दिस इज द चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे भाई कोई दिक्कत है? चार्ज का फॉर्मूला करंट के रेस्पेक्ट में क्या था, आई क्या था, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टाइम। याद है क्या सभी को? आई क्या था, करंट। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर, क्यू अपॉन टी। इसको इधर लेके आ जाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी। ओके, दिस इज द आई एंड दिस इज टी, दिस इज द वर्क डन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, वी आई टी फॉर्मूला बन गया वर्क डन का। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे वर्क डन ही किसके इक्वल होगी, एनर्जी के। बड़ी वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। सो द टोटल वर्क डन, sorry, we can say the total heating produced, total heat produced in T time। अरे भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? भाई आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितना वर्क डन करेगा, जितना भिड़ेगा, उतनी ही तो हीट प्रोड्यूस होगी। सब में आ रही है बात? तो ये वर्क डन क्या होती है, एनर्जी तो होती है एकदम एक तरह से। वर्क डन क्या है, एनर्जी है। समझ में आ रही है? ठीक, वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ पे हीटिंग क्या है, हीट क्या है, एनर्जी तो है। बोलो बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई जितना ये वर्क डन करेगा वो किसके इक्वल होगा, हीट प्रोड्यूस के इक्वल होगा। बोलो सही बात है? बोलो होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, द हीट इज इक्वल टू वी आई टी। कोई दिक्कत? यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला। या फिर आप एक लाइन लिख सकते हो, द वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस। सो दिस इज, यहाँ पे इस तरह से लिखो आप, हीट इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया इसका, लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो गया, हीट। चले आगे। ठीक है, आगे अपने पास एक छोटा सा लो आता है, वो अपन समझते हैं स्टूडेंट्स। अब ध्यान से सुनो, वो लो क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं इसको अपन, जूल्स लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। अच्छा, एक चीज और कर सकते थे अपन इसमें, जैसे अभी अपन ने क्या निकाला, हीट निकाली। क्या निकाली, हीट। ठीक है, वी आई टी निकाली कि नहीं निकाली? अरे भाई निकाली कि नहीं निकाली, है ना? तो यहाँ पे मैं एक काम और कर सकता हूँ, V इक्वल्स टू आई आर लगा सकता हूँ। ये भी फॉर्मूला राइट है, इसके आगे भी अपन थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ V इक्वल्स टू, अपन जानते हैं उसको क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। ओके, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इसकी जगह आप आई आर पुट कर दो, तो आई आर अपन जानते हैं आई 2 टाइम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर। दिस इज आर एंड दिस इज टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द हीट प्रोड्यूस। समझ गए? एंड दिस इज आल्सो द जूल्स लॉ। यही क्या था अपना, जूल्स लॉ है। ठीक है, तो पहले तो इस डेरिवेशन को अभी पहले किया था, वर्क डन सॉरी जो हीट प्रोड्यूस फाइंड किया, तो यहाँ तक उसको सोल्व कर लो। हो गया सोल्व? चलो आगे देखो। अब अपन फाइंड आउट करते हैं, सॉरी समझते हैं जूल्स लॉ क्या है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। भाई इसी फॉर्मूले को उन्होंने क्या कर दिया कि लॉ का नाम दे दिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, अपन बोल सकते हैं दिस इज द रिलेशन। ध्यान रख लेना भाई, दिस इज रिलेशन ऑफ द हीट एंड द डिफरेंट फैक्टर्स। ओके, अपन बोल सकते हैं द हीट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना भी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बोल सकते हैं द हीट प्रोड्यूस्ड, okay, across the wire या कंडक्टर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टर is directly proportional to किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पॉइंट। अभी अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या आया था, बताओ, हीट का फॉर्मूला क्या आया था,
आई स्क्वायर आर टी, अरे भाई आया था क्या, जस्ट ही तो निकाला है अपन ने, ठीक है। तो बस इसको लिखते जाओ, क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को भी हटा दो, टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, क्या बोलेंगे अपन, थ्रू कंडक्टर। बोलो समझ गए, पहले समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट अपन कह सकते हैं, देखो रेसिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अब इसको फील दूंगा मैं अच्छे से, चिंता मत करो। क्या बोलेंगे अपन, टू द रेसिस्टेंस ऑफ वायर। अरे भाई बात है क्या समझ में, तो अपन क्या बोल सकते हैं, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, एंड द थर्ड इज क्या बोलेंगे, टू द टाइम। क्या बोलेंगे अपन, टाइम, दिस इज द टाइम, ओके, टू विच करंट फ्लोज। मतलब समझे, देखो ध्यान से अभी समझते हैं, तीनों का मीन देखेंगे अभी अपन। ओके, अगर इसको मैं कंबाइन में लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई इज इक्वल टू, या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, आई इज इक्वल टू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर इस आई स्क्वायर आर टी, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको समझते हैं, ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। एक चीज बताओ, सीधा सा तरीका है, अपन ने नॉर्मली फील किया होगा भाई, जितनी देर तक आप फैन को चलाओगे, चलो टीवी देख लो, टीवी, ओके, एक आप अपने 1 आवर टीवी चला रहे हो, ठीक है, फिर आपने चलाया 10 आवर तक टीवी, तो आपको पता है गर्म कहाँ ज्यादा होगा, कब ज्यादा गर्म होगा, जब आप 10 आवर चला रहे हो। अगर 20 आवर चलाओगे तो और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। लगातार चलाई जाए तो एक टाइम पे आएगा वो फट जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो इतना मत चलाना। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जितनी करंट पास होगी, ठीक है, ये तो स्टोरी अपन ने टाइम का बता दिया कि भाई जितने टाइम के लिए करंट पास होगी, क्या कहा, द टाइम टू विच द करंट फ्लो, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो होगी। जैसे अपन ने कहा 1 आवर के लिए आपको पता है हीट कम होगी, फिर 10 आवर तक अगर टीवी चला रहे हो तो हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसका मतलब जितना टाइम ज्यादा होगा उतनी हीटिंग क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। समझ गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेसिस्टेंस। यस, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी, बताओ क्यों। रेसिस्टेंस ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि कोलिजन ज्यादा होता है भाई। रेसिस्टेंस ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा लार्ज होंगे। ये बात ध्यान में रख लेना भाई, छोटी छोटी बातें हैं। अगर अपने पास मॉलिक्यूल्स, आपको पता है हर एक मेटल का अपना अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबके अलग अलग पार्टिकल होते हैं साइज के, तो सब में क्या है, स्मॉल स्मॉल साइज के पार्टिकल है, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज लार्ज होगी, ठीक है, तो अपने पास जो कोलिजन होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उससे रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हीटिंग भी इंक्रीज होगी। समझे, तो एक दूसरे रिलेटेड है कि नहीं है। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। समझे, समझे। चलो अब करंट की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक तो आप पास कर रहे हो 2 एम्पीयर करंट पास कर रहे हो, और एक आप पास कर रहे हो 4 एम्पीयर करंट, तो किस में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी भाई, ज्यादा करंट वाले में। समझ गए होंगे ये बात, तो ठीक है। तो मतलब ये तीनों क्या आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको नोट कर लो भाई प्रॉपर्ली, इंपॉर्टेंट है। जूल्स लॉ, ओके, जूल्स लॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब छोटा सा टॉपिक आता है पावर, फटाफट देख लो। इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल देखते हैं या तो नेक्स्ट लेक्चर में देखें। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ओके। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पावर जानते हो भी क्या होती है, पावर है, पावर होती है ना अपना। पावर क्या है, किसी भी वर्क को अपन कितने कम टाइम में कर रहे हैं, मतलब कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो किसी वर्क को करता है 2 आवर्स के अंदर, और एक अदर पर्सन है वो किसी वर्क को कर रहा है 8 आवर के अंदर, तो किसकी पावर ज्यादा हुई वर्क करने की। समझ आ रही बात। जैसे एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो 1 चैप्टर लर्न करता है 2 आवर्स के अंदर, और एक दूसरा आपके जैसा एक स्टूडेंट है, ठीक है,
वो चैप्टर को लर्न कर रहा है 8 आवर्स के अंदर, उसी 1 चैप्टर को। तो बताओ किसकी पावर जाता है, जो 2 आवर्स में लर्न कर रहा है। पावर समझ के, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में जो वर्क डन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रिक पावर की। किसकी बात आती है बताओ, इलेक्ट्रिक पावर की। तो वैसे तो ये भी सही है, वर्क डन टू फ्लो ऑफ द चार्ज, भाई चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो वर्क डन ही तो कर रहे हैं, समझ आ गई बात। तो अपन बोल सकते हैं द वर्क डन in flow of charges in per unit time, पर यूनिट टाइम या 1 सेकेंड भी बोल सकते हैं, पर यूनिट टाइम बेस्ट है ना, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। बोलो समझिए। ठीक है, एक डेफिनेशन और बन सकती है, क्या बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी, द एनर्जी कंज्यूम्ड, या फिर अपन कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस्ड। इसको आप कंज्यूम करो ना, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय चार्जेस, बाय मूवेबल चार्जेस, क्या बोल सकते हैं, बाय द मूवेबल चार्जेस, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय मूवेबल चार्जेस इन पर यूनिट टाइम। ये भी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन में बहुत सारी बना सकता हूँ भाई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बनती कहाँ से है, ये जो ये वर्क कर रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा अपन को। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द मूवेबल चार्जेस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। बोलो समझ के, तो दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एक सीधा सा अपने पास फॉर्मूला आया है, क्या आया बताओ, द इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन, भाई वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, सो वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे भाई कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। चलो, तो ये तो मेन फॉर्मूला हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन जानते हैं दिस इज द जूल, ये क्या है बताओ, जूल, दिस इज द जूल। भाई इसकी यूनिट क्या है, वर्क डन की। अरे समझ आ रही है बात, ठीक है। अपन बोल सकते हैं यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर की अगर मैं बोलूं तो जूल, भाई वर्क डन यूनिट क्या है, जूल, कोई दिक्कत। ओके, टाइम यूनिट क्या है, सेकेंड। जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट, दिस इज कॉल्ड वॉट, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम्स में आपकी यूनिट पूछी जाती है भाई। ओके, तो जूल पर सेकेंड को ही अपन क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पावर फाइंड आउट करोगे, टाइम को हमेशा आपको किस में रखना है, सेकंड में। इंपॉर्टेंट है भाई, टाइम किस में होना चाहिए बताओ, सेकंड में होना चाहिए। अगर ये आर है, आवर्स के अंदर टाइम है, या मिनट्स में है, तो किस में चेंज कर दोगे आप उसको, सेकंड में चेंज कर दोगे। बोलो कर सकते हो, अरे भाई कर सकते हो। ठीक है, सो जूल पर सेकंड, दिस इज द वॉट। चलो आगे देखें, आगे चले। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो अपन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। हटा दे इसको भी, अरे हटा दे क्या, चलो फॉर्मूले ध्यान से समझना भी, क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं पावर के, देखते हैं। देखो ध्यान से, अपने क्या कहा, दिस इज द पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। बताओ वर्क डन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, याद है, अरे भाई याद है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, वी क्यू, दिस इज द वी क्यू को मैंने कैपिटल ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे चाहे तो इसको आप कैपिटल कर दो, ठीक है, चार्ज ही तो है। ठीक है, अब आपको पता है क्यू अपॉन टी क्या होता है, बताओ आपके पास करंट होता है कि नहीं होता, क्यू अपॉन टी इज द करंट, सो पी इज इक्वल टू वी आई, बिकॉज वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला है अपने चैप्टर का,
फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, ओके, दिस द P इक्वल्स टू VI, और ये आपके न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर, हर के ऊपर न्यूमेरिकल बन सकते हैं। भाई आपको V दे रखा है, चार्ज दे रखा है, टाइम, तो आप P निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, ठीक है। V दे रखा है पोटेंशियल, आपको करंट दे रखी है, ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हो, पावर फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे अपन, ठीक है। अब आगे देखो, अब आपको पता है कि भाई V और I आ चुका है, ये तो मेन फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। अगर मैं V की जगह पे, अपन जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, बाय ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR होता है क्या, अरे होता है, तो यहाँ पे IR पुट नहीं कर सकता, तो क्या बन जाएगा IR इंटू I, तो क्या फॉर्मूला बन गया बताओ, दिस इज द P I स्क्वायर R। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अगर मैं इसी की जगह पे ओम्स को पुट करूं I के लिए, क्या I के लिए, भाई अपन ये भी तो जानते हैं भाई I इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, V अपॉन R, ये भी पता होगा सभी को, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं V पुट नहीं करके I पुट कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। ये यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से सेकेंड, ओके। P इक्वल टू V, भाई I की वैल्यू पुट कर दो V बाई R, तो ये क्या बन गया V बाई R, ओके। सो दिस विल बी P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है, नॉर्मल से फॉर्मूले हैं, आगे आ जाओ फटाफट। अच्छा, ये फॉर्मूला आ गए अपने पास, चलो। इसके अलावा अगर अपन चाहें तो हीटिंग के फॉर्मूले आते हैं, किसके फॉर्मूले आते हैं, हीट, ठीक है, हीट। हीटिंग के फॉर्मूले कैसे कैसे बनेंगे, H इज इक्वल टू, अपन जानते हैं हीटिंग, हीट क्या एक तरह से एनर्जी है, ध्यान सुन लेना भाई, हीट क्या है, दिस इज द एनर्जी, ओके, दिस इज द एनर्जी, समझ आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ दिस इज द एनर्जी, और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, देखो ध्यान से समझना। अपन अभी जैसे वैसे निकाला हुआ था, अभी सीधा सा अपन ने निकाला, क्या निकाला था, आप कुछ भी मत करो, आप तो पावर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से। हीट का दूसरा फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी। ऐसा क्यों हुआ बताओ, देखो ध्यान से, पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, वर्क डन पर यूनिट टाइम, लॉजिक लगाना है बस, समझना ध्यान से। वर्क डन क्या होती है, एनर्जी, है ना, और एनर्जी को अपन हीट नहीं बोल सकते, एनर्जी क्या हीट ही तो है, ठीक है। सो दिस इज द H अपॉन T, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखिए इसको इधर लेके गया मैं, तो P इंटू टी क्या बन गया, H बना कि नहीं बना, समझे, तो ये लॉजिक है इसका। अब देखो ध्यान से, मतलब ये हुआ पावर के फॉर्मूले को सबको क्या कर दो, T से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा हीट। सो हीट इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट फॉर्मूला सीधा सा VIT, समझे कि नहीं समझे, अरे फर्स्ट फॉर्मूला क्या आ गया VIT। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, समझे कि नहीं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज द H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये अपने पास हीट के फॉर्मूले बन गए, बोलो समझे कि नहीं समझे। इन्हीं से फॉर्मूले बने, बस पावर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, T से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। चले आगे आगे आ जाओ। अरे भाई कुछ पढ़ने पढ़ रहा है? पढ़ना चाहिए। आगे देखो, अब अपने पास आता है कन्वर्जन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ से क्या बनता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, देखो ध्यान से, अभी देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, पावर की कुछ और भी यूनिट्स हैं भाई, वो आपको पता होनी चाहिए, वैसे आपकी बुक्स में भी लिखी हुई होंगी, तो फटाफट मैं उसको लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, वैसे तो वाट है अपने पास, अदर यूनिट्स क्या है, अदर यूनिट्स ऑफ पावर, ओके। फर्स्ट इज किलोवाट, क्या बोलते हैं किलोवाट, अरे समझे, लिखने की जरूरत थोड़ी है, किलोवाट जिसको बोलते हैं KW, ओके। एंड इट इज 10⁻³ मतलब 1000 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, 1000 वाट। नेक्स्ट आता है अपने पास मेगावाट, क्या आता है मेगावाट, दिस इज द MW, ओके। एंड दिस इज द 10⁻6, समझ गए, मतलब 6 टाइम्स 0 वाट, ओके। नेक्स्ट अपने पास इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 7
726 वॉट, सही है, सही है, 726 बिल्कुल यही होती है, ठीक है, यही होती है। आगे देखो, चले आगे, वैसे यही होती है, एक मिनट, सेवन 46, सॉरी भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दिस इज द 746, दिस इज द 746 वॉट, ओके, इसको सही कर लेना, ठीक है, 746। चले आगे, अरे भाई चले क्या, अब ध्यान से सुनो, अब आगे अपन को क्या करना है, देखो ध्यान से, कन्वर्जन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, समझ लेना, क्या कहा मैंने, कन्वर्जन ऑफ किलोवाट आवर इनटू जूल, किलोवाट आवर को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जूल में, समझे। अब ये बताओ किलोवाट आवर क्या है, भाई अपने कहा किलोवाट, ये तो पावर होती है, किलोवाट क्या होती है, पावर, पावर इनटू टाइम, मतलब ये क्या है, एनर्जी है, समझ में आ गई बात। अरे भाई पावर क्या है यहाँ पे, किलोवाट, टाइम क्या है यहाँ पे, आवर्स, समझ आ गई बात। तो किलोवाट आवर क्या होता है, एक तरह से एनर्जी होती है, समझे कि नहीं समझे इस बात को, समझ आ गई बात। इसका मतलब इसको अपन जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट, किलोवाट को क्या लिखोगे, 1000 वाट, एकदम इजी सा है। 1 आवर है, 1 आवर को अपन 1 आवर लिख देते हैं अभी के लिए। अच्छा, अब मैंने एक बात आपको बताई थी, याद है कुछ, कि जब भी अपन एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा टाइम किस में होता है बताओ, सेकंड में, अभी जस्ट बताइए मैंने आपको ये बात, तो सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 1000 वॉट इनटू क्या आएगा बताओ, 3600 सेकेंड, समझ आ गई बात। अब ये बन गया अपने पास क्या, जिसे वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है बताओ, जूल, सॉरी वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल ही तो होगी, अच्छा सॉरी ये तो वाट है ना, वाट, दिस इज द वाट, याद है। अच्छा वाट को अपन क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड, याद है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, याद है, दिस इज द वाट, नॉट वर्क, दिस इज द वाट, ओके। और वाट की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड। अच्छा सेकेंड से सेकेंड कट हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो ये 1000, इसको मल्टीप्लाई कर दो 36, ओके, एंड यहाँ पे आ गए 50, ओके, एंड दिस इज जूल। लेकिन अपन जानते हैं साइंस में अपन कैसे देखते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड से 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 डी के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ पे क्या कर दो 10⁻⁶ जूल, सो दिस इज द कन्वर्जन। और ये आपको पता भी होना चाहिए, 3.6 × 10⁻⁶ जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। बोलो समझे कि नहीं समझे, चले आगे। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है, फटाफट देख लो उसको। अगर मैं बोलूँ आपके जैसे, आपको पता होगा आपके घरों के अंदर बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो स्टूडेंट्स वो किस में आता है, यूनिट्स में, ठीक है। यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करके आता है, रुपीज के अंदर यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, उसकी वैल्यू से, रेट से। भाई जैसे 1 यूनिट की अपने पास रेट है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं यूनिट्स, तो यूनिट क्या है वो अपन समझते हैं यहाँ पे, समझ आ रही है। आपने देखा होगा अभी घर में भी नॉर्मली यूनिट वर्ड यूज करते हुए देखा कि इतनी यूनिट आपके इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी या फिर एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। तो वो क्या है समझते हैं, इलेक्ट्रिकल यूनिट, क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, ठीक है। इसका अपने पास सीधा सा एक फॉर्मूला है, ये है कि किसका फॉर्मूला, एनर्जी कंजप्शन का। यहाँ पे आप लिख लो फॉर्मूला ऑफ एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन, ओके, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, ओके। और इसका जो फॉर्मूला है सीधा सा है, क्या है बताओ, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम अपॉन 1000, कोई दिक्कत, समझा कि टाइम किसमें है यहाँ पे,
आवर्स के अंदर। टाइम किस में बताओ, टोटल आवर्स, मतलब टोटल आवर्स का मतलब समझ रहे हो भाई। अगर ये अपन को बोले कि 1 डे का आपको निकालना तो टोटल कितने आवर्स आएंगे 24। अगर ये बोले आपको 2 डेज का निकालना टोटल कितने आवर्स आएंगे 48। अगर ये बोले 3 डेज का तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रही है? ठीक है, तो ये पावर हो जाएगा, ये किस में आना चाहिए वाट के अंदर, नॉट किलोवाट। किलोवाट में नहीं, किस में आना चाहिए वाट के अंदर। ठीक है, अगर आप ये सब चीजें प्रॉपर्ली करते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया। बोलो कोई दिक्कत। अब इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल अपन देखते हैं, देखो ध्यान से फटाफट देखते जाओ। और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट्स, इन्हीं के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड टोटल इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, ठीक है, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ if there are 2 फैन, कितने फैन है 2 फैन है, ठीक है। if there are 2 फैन of 200 watt power, okay, are used 4 hours daily। बोलो समझे कि नहीं समझे, 4 आवर डेली, ठीक है, रोजाना अपन 4 आवर्स को यूज कर रहे हैं। क्या निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट्स निकालनी है, सॉरी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल यूनिट, तो यूनिट का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल यूनिट्स फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी अपॉन 1000। भाई P क्या था, पावर इन वाट, वाट के अंदर, और टाइम था अपने पास इन आवर्स के अंदर। ओके, तो अगर मैं बात करूँ पावर, पावर देखो ध्यान से कितना है 200 वाट, लेकिन कितने फैन है 200, 2 फैन है, सॉरी 2 फैन। 1 फैन होता तो अपन क्या लिखते 200, लेकिन कितने फैन है 2, तो अपन क्या लिखेंगे 2 इंटू 200, टोटल वाट कितना हो गया 400, समझे, ठीक है। नाउ इनटू आवर्स, मतलब टाइम, टाइम कितना है देखो ध्यान से सुनना भाई। अपने पास 4 आवर डेली यूज कर रहे हैं अपन, मतलब 1 डे में 4 आवर चल रहा है फैन, ठीक है। लेकिन टोटल कितने मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए आपको निकालना, मतलब 30 डेज, नॉट 31, 31 नहीं लेना या फिर 29 भी नहीं लेना है, ठीक है। क्या लेना है आपको 30 डेज लेने हैं, समझे कि नहीं समझे। तो 30 डेज के लिए आपके टोटल कितने आवर होंगे बताओ, 4 इंटू 30। ओके, सो 4 इंटू 30 अपॉन क्या होगा बताओ 1000, समझे कि नहीं समझे। सो दिस इज कट, ठीक है, 30 अपन ने कट कर दिया। मतलब कितना का 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48 यूनिट्स, टोटल कितनी यूनिट्स हो गई बताओ 48, समझे, ठीक है। अब ये तो यूनिट तो आ गया, आंसर तो आ चुका। अगर इसी में बाई चांस ये पूछ ले, ठीक है, कॉस्ट भी पूछ सकता है। और सपोज सेकंड क्वेश्चन इसी का, फाइंड टोटल cost of consuming, total cost of consuming energy if rate of 1 unit is 10 रुपीज। सपोज अपने पास 1 यूनिट की जो आपको रेट दे रखी है, मतलब कॉस्ट दे रखी है, समझ में आ रही, कॉस्ट कितनी है बताओ 10 रुपीज। तो आपको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। तो निकाल सकते हैं भाई, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है भाई। फॉर्मूला सीधा सा है, टोटल कॉस्ट निकलो, रेट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, यूनिट से। भाई 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज, तो इतनी यूनिट कितनी होगी मल्टीप्लाई करना है, तो रेट इंटू यूनिट। तो रेट कितनी है बताओ 10 इंटू 48, सो दिस विल बी 480 रुपीज। बोलो नहीं कर सकते, इतना आपका बिल आएगा इसका, कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अगर अपन बोले सपोज क्वेश्चन नंबर 2, इफ there are
2 TV of 1500 each, and 2 fan of 500 watt each. ये भी वॉट है भाई, ठीक है, समझ आ रही बात। 500 each are used for 2 hours daily। दोनों अपने पास यूज हो रहे हैं, कौन, फैन और टीवी। कितने आवर्स के लिए यूज हो रहे हैं? 2 आवर्स ओनली, 2 आवर्स, समझ के 2 आवर्स, ओके, डेली। ओके, देन फाइंड cost of consuming energy so नया क्वेश्चन, consuming energy in 1 month, ओके। इफ रेट आपको गिवन है, सपोज रेट ऑफ 1 यूनिट कितनी गिवन है, सपोज आपको दोनों की इक्वल है अभी, ठीक है, दोनों की इक्वल है, या अलग अलग करें, एक ही यूनिट की तो बात एक ही रही है ना, यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सपोज करो इसको मान लेते हैं 10 रुपीज, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको अपन सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अपन को फाइंड करना है टोटल, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल यूनिट, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कोस्ट निकालने के लिए, सोल्व करने के लिए आपको यूनिट होना जरूरी है, यूनिट पता होना जरूरी है, तभी तो आप इससे रिलेट कर पाओगे ना इसको। सो इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, सबसे पहले यूनिट्स निकालो, बताओ क्या फॉर्मूला है इसका, P इंटू टी अपॉन 1000, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से, P कितना है, पावर इज द, सबसे पहले बात हो रही है 2 टीवी की, तो 2 इंटू 1500 प्लस टोटल पावर निकालनी है, तो ये प्लस किसका, फैन का तो चाहिए भाई, फैन कितने हैं टोटल 2, और कितना वाट है टोटल 500, तो ये टोटल क्या होगी, पावर होगी, समझ में आई बात। दिस इज टोटल पावर किसका, ये तो टीवी का, और ये किसका है, फैन का, ठीक है। नाउ इनटू टाइम कितना है टोटल, देखो ध्यान से, 2 आवर तो किसका, टीवी का, और 2 आवर किसका, फैन का, समझे। अरे भाई समझे क्या बात को, तो टोटल कितने आवर होंगे, ध्यान से सुनो, पहले मैं टीवी की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, टीवी की, दिमाग खोल के बैठना। 2 आवर्स डेली चल रहा है, तो 2 आवर किसकी बात हो रही है, एक टीवी की बात हो रही है, समझ आ रही है बात, ठीक है। एक टीवी की तो बात है भाई, 2 आवर चल रहा है, तो कौन चल, सारे डिवाइस चल रहे हैं 2 आवर, ठीक है। तो मतलब एक टीवी 2 आवर चल रहा है और एक फैन भी 2 आवर चल रहा है, तो टोटल कितने टीवी है, टोटल कितने फैन है, टोटल टाइम नहीं निकाल सकते, देखो ध्यान से समझना। 2 टीवी है, 2 आवर चल रहे हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू 2, ये तो समझ में आ गई बात। टोटल कितने, 2 टीवी चल रहे हैं, 2 आवर, तो 4 आवर तो 1 डे का हो गया। 30 डेज का कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उससे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे किसकी, फैन की भी बात करेंगे। फैन कितने इंटू, वो 2 आवर चल रहा है, तो क्या होगा 2 इंटू 2, ये टोटल किसका हुआ, टीवी का, ओके, और ये किसका हो गया, टोटल फैन का, समझ में आ गई बात। लेकिन कितने डे के लिए, 1 डे का। अरे भाई 1 डे में 2 आवर चल रहे थे, कितने, 2 टीवी, 1 डे में 2 फैन चल रहे थे 2 आवर के लिए, तो टोटल 1 डे का इतना क्या हो गया, आर हो गया। लेकिन कितने डे का निकालना है, 30 डे का, 1 मंथ का, सो 30 से मल्टीप्लाई कर लो, देन अपॉन 1000, बोलो आई क्या बात समझ में अब, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, देखो 15 टू 30, तो ये आ गया 30, ओके, देन प्लस दिस विल बी 5 टू 10, दिस विल बी 1000, कोई दिक्कत है, चलो आगे देखो, दिस विल बी 4 प्लस 4 8 इंटू 30, अरे समझेगी नहीं, 4 प्लस 4 कितना होगा, 8, ठीक है, अपॉन 1000, ठीक है। दिस इज द 4000, देन इंटू 8 is 24, so 240 अपॉन 1000, 40 से 40 कट कर दो, so this will be 0, 4 4 जा 16, 16 का 1,
4 to the 8 and this is 9. तो इतनी यूनिट्स कंज्यूम हो गई, समझे कि नहीं समझे? टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है, सो टोटल कॉस्ट बताओ क्या फॉर्मूला है, रेट इनटू यूनिट्स। रेट कितनी है बताओ, 10 रुपीज। ओके 1 यूनिट की टोटल कितनी यूनिट्स है, 960। तो टोटल कितना मनी लगेगा आपका, 9600 रुपीज। समझे कि नहीं समझे? ये आपका सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके आज का लेक्चर था, ठीक है, जिसमें अपने न्यूमेरिकल्स भी देखा। ठीक है, अब और भी कुछ टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, जैसे पावर का न्यूमेरिकल बनता है, v इंटू आई का फॉर्मूला लगाना। तो ये आपकी बुक में है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको मैं आपको पीडीएफ में भी देने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो डोंट वरी, इनकी आप प्रॉपरली अच्छे से प्रिपरेशन करें। बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स उनको आप सोल्व करें। ओके, टेक केयर, बाय।